Hello everyone, welcome to another class of design of RC structures. So आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे about the design of footings. So यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिजाइन ऑफ कॉलम्स को पढ़े थे। उम्मीद करती हूँ कि कॉलम की डिजाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फुटिंग डिजाइन को बारीकी से समझने से पहले फुटिंग डिजाइन क्या होता है, फुटिंग क्या होता है बेसिकली, एक फुटिंग क्या होता है, एक फुटिंग जो है ये बेसिकली इस पे आने वाले जितने भी लोड्स है, लोड्स को जो है नीचे सॉइल में ट्रांसफर कर देता है। सो द कंपोनेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड एंड दैट ट्रांसफर्स द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द अर्थ, इसी को कहते हैं फुटिंग। इन जनरल अगर बात किया जाए तो फुटिंग्स शैलो भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। ये तो आप लोगों को फाउंडेशन में पढ़े ही होंगे। फुटिंग डिजाइन किया जाता है कुछ पर्पस सर्व करने के लिए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरलोडिंग एंड अंडरलाइंग सॉइल व्हिच कॉजेस अनइक्वल सेटलमेंट्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फुटिंग्स को डिजाइन करना जरूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट कोई भी नेचुरल फोर्सेस, कोई अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो ड्राउट हो, या चाहे वो आइस की वजह से हो, टॉर्नेडो की वजह से हो, या फिर कोई भी विंड की वजह से हो, तो ये सारे जो है इसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये फुटिंग्स। और ये लेवल सरफेस को कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो इट एंकर द स्ट्रक्चर डीप इनटू द ग्राउंड। तो ये स्टेबिलिटी और ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करता है एंड लैटरल मूवमेंट ऑफ द सपोर्टेड स्ट्रक्चर को भी प्रिवेंट करता है। ना कि सिर्फ आपका लॉन्गिट्यूडिनल बल्कि आपका लैटरल मूवमेंट को भी प्रिवेंट कर देता है। ऑलराइट, फुटिंग डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल बेस। ये स्ट्रक्चरल बेस सेफली डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड beneath। ठीक है, तो नीचे ग्राउंड में आपका जो है बिल्डिंग की लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सुपर स्ट्रक्चर की लोड को सब स्ट्रक्चर की मदद से, ये फुटिंग होता है एक्चुअली सब स्ट्रक्चर की मदद से सॉइल तक आपका ये सेफली डिस्ट्रीब्यूट करता है। फुटिंग्स जो है ये बिल्डिंग फाउंडेशन सिस्टम की एक क्रिटिकल सी पार्ट है एंड दे आर डिजाइन टू प्रिवेंट सेटलमेंट, टिल्टिंग या स्ट्रक्चरल फेलियर बाय स्प्रेडिंग द लोड ओवर ए सफिशिएंटली लार्ज एरिया। सिविल इंजीनियरिंग में फुटिंग को बहुत सारी चीजों की अगेंस्ट, बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए फुटिंग डिजाइन को किया जा सकता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द लोड इंटेंसिटी, तो अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल होगा तो उसके लिए लोड इंटेंसिटी जितना होगा, अगर बिल्डिंग इंडस्ट्रियल होगा तो उसके लिए लोड इंटेंसिटी थोड़ा सा अलग होगा। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो डिटरमाइन करता है कि कितना लोड ग्राउंड सपोर्ट कर सकता है, वो सॉइल जिसमें जिसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है वो सपोर्ट करता है। डायमेंशंस ऑफ द फुटिंग, सो द लेंथ, द विड्थ एंड द थिकनेस, द मटेरियल स्ट्रेंथ, जनरली आरसीसी जो होता है, एंड ऑल्सो द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, इन सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए एक फुटिंग को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। राइट, सो डिजाइन ऑफ फुटिंग इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ द फुटिंग। डिजाइन का मतलब ही यही होता है कि उसका डायमेंशंस को डिटरमाइन करना। ओके, सो द डायमेंशन शुड बी चूजन। कैसे डायमेंशन को चूज किया जाता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है डज नॉट एक्सीड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग फाउंडेशन को पढ़ेंगे तब बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेफ बियरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम नहीं बल्कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखते हुए सेफ बियरिंग कैपेसिटी को एक्सीड ना कर जाए ये प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवरल चेक्स आर डन इन अकॉर्डेंस विद IS 456/2000 टू इंश्योर द डायमेंशंस ऑफ द फुटिंग्स। ठीक है, सो द एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट इसके बाद कैलकुलेट किया जाता है और इसके बाद डेवलपमेंट लेंथ को भी चेक किया जाता है। राइट, तो एक एग्जाम्पल की मदद से फुटिंग डिजाइन को समझेंगे। सो मान लीजिए कि कांस्टेंट थिकनेस फुटिंग है, एक कॉलम है जिसका डायमेंशन है 300 बाई 300। कॉलम एक एक्शियल लोड कैरी करेगा 600 किलो न्यूटन का। बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M25 कंक्रीट को यूज करना है, Fe415 बार्स को यूज करना है।
लिमिट स्टेट मेथड को यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि AST by BD tau c फॉर ईच AST by BD। पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बियरिंग कैपेसिटी है 200 किलोन्यूटन, लोड है 600। सो टोटल लोड ऑन सॉइल, कॉलम लोड प्लस सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान पे रखिएगा। सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज टेकन एज 10% ऑफ द कॉलम लोड। इसको आपको ध्यान पे रखना होगा। टोटल लोड कितना होगा? 10% ऑफ द कॉलम लोड यानी कि 660 किलो न्यूटन। ठीक है, फुटिंग का एरिया हो जाएगा 660 बाई 200 क्योंकि वही है आपका बियरिंग कैपेसिटी यानी कि 3.3 मीटर स्क्वायर। फुटिंग की साइज अगर स्क्वायर में देखा जाएगा सो इट को 3.3 रूट अंडर 3.3 इज 1.817, so it's 2 meter, hence provide the size of footing as 2 meter। सिंपल है। ठीक है, 2 मीटर बाई 2 मीटर। फुटिंग डिजाइन की कुछ बेसिक प्रोसेसेस है, उसको समझेंगे। Design of footing foundation is a critical step in ensuring the structural stability and safety of any building or infrastructure. These process involves a series of engineering calculations। स्ट्रक्चर कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, साइट का कंडीशन क्या है उसके ऊपर भी डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है कि लोड को एसेस करना। कौन सी टाइप का लोड आता है? तीन टाइप का बेसिक लोड्स आ सकता है। पहला लोड जो है सेल्फ वेट, एलिमेंट्स का सेल्फ वेट यानी कि कॉलम का वेट। कॉलम का लोड पिछले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी में देख रहे हैं, कॉलम का लोड उसका 10% है आपका फुटिंग का सेल्फ वेट। लाइव लोड और एनवायरमेंटल लोड के अंदर आपका विंड आ सकता है, सिस्मिक आ सकता है, अर्थक्वेक लोड आ सकता है, ये सारे को भी कंसिडर करना होता है। इसके बाद एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है टू फॉर द असेसमेंट ऑफ द bearing capacity of the soil. So to determine the safe bearing capacity of soil at site, this helps decide the depth and size of the footing required to avoid settlement or failure। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कौन सी फुटिंग को यूज करना है? क्या हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग चाहिए, क्या हमें कंबाइंड चाहिए, क्या रैफ्ट चाहिए, क्या पाइल चाहिए, कौन सी टाइप का फुटिंग होगा? जिस तरह की फुटिंग होगा उसके बेसिस पे हम लोगों को डायमेंशंस को कैलकुलेट करना होगा। राइट, सो टोटल लोड और सॉइल बियरिंग कैपेसिटी को यूज करते हुए फुटिंग की एरिया कितना लगेगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका लेंथ, उसका विड्थ या थिकनेस, ये डिपेंड करेगा कौन सी टाइप की फुटिंग यूज हो रहा है उसके टाइप पे और उसका शेप क्या हो रहा है। अगर आइसोलेटेड होगा तो क्या वो इंक्लाइंड होगा, क्या वो सर्कुलर होगा, क्या वो रेक्टेंगुलर होगा, क्या वो स्क्वायर होगा, इसके बेसिस पे हम लोग डायमेंशंस को डिटरमाइन करते हैं। बेंडिंग और शेयर की तौर पे डिजाइन करना होता है कि फुटिंग को बेंडिंग मोमेंट्स और शेयर फोर्स को ध्यान रखते हुए एनालाइज करना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट्स के लिए स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूलाज होता है नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, और ये चेक करना होता है कि सेक्शन सेफ है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जैसे कि चेक फॉर द वन वे एंड द टू वे शेयर कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग स्लैब। ओके, सो ये वन वे या टू वे शेयर है कि नहीं इसको भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, रेनफोर्समेंट का डिटेल्स को प्रोवाइड करना होता है। बार का साइज, बार का स्पेसिंग, बार का कवर, बार का डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफोर्समेंट, इसके साथ ही साथ सेटलमेंट और स्टेबिलिटी। तो सेटलमेंट दोनों तरह की हो सकता है। टोटल सेटलमेंट जो कि जिसके कंपैरिजन में डेंजरस होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट्स, क्योंकि अगर एक कॉलम सेटल हो गया दूसरा अपनी जगह पे रह गया सो दैट विल लीड टू अ मैसिव फेलियर एंड दैट शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट्स। तो कुछ परमिसिबल लिमिट्स है उसको पढ़ेंगे। ऑल्सो वेरीफाई दैट द फुटिंग इज स्टेबल अगेंस्ट ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग एंड अपलिफ्ट। सो इसके बेसिस पे ड्राइंग्स को डिटरमाइन करना होता है जो कि स्ट्रक्चरली डिटेल ड्राइंग्स होता है। ठीक है, फुटिंग के क्या क्या टाइप्स है? आइसोलेटेड फुटिंग्स हो सकता है, कंबाइंड फुटिंग्स हो सकता है, स्ट्रैप हो सकता है या मैट हो सकता है। आइसोलेटेड क्या होता है कि एक फुटिंग है, ये मैं प्लान आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि ये आपका एक स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है, ये फुटिंग है। ओके, नाउ दिस इज, सो ये आपका एक आइसोलेटेड फुटिंग है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका फुटिंग जो है वो कंबाइंड भी हो सकता है, दोनों टाइप की कॉलम एक ही फुटिंग के अंदर, ये कंबाइंड फुटिंग हो सकता है।
या फिर स्ट्रैप फुटिंग्स हो सकता है। मान लीजिए कि स्ट्रैप जो होता है ये बेसिकली दो कॉलम्स को कनेक्ट करने के लिए और उसकी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि ये डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो जाए। तो ये जो मैं फिगर आपको दिखा रही हूँ ये एक स्ट्रैप फुटिंग की फिगर है। इसके अलावा स्ट्रैप फुटिंग वहां पे भी यूज होता है जहां पे जगह का बहुत ज्यादा शॉर्टेज होता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, मैट फाउंडेशंस की बात करें तो मैट होता है आपका थिक कंटिन्यूअस फुटिंग यूज फॉर लार्ज और हेवीली लोडेड स्ट्रक्चर। सारे के सारे आपका आता है शैलो फाउंडेशंस के अंदर। ये आपका मैट हो गया, ठीक है, ये आपका मैट हो गया। मैं एक रफली ड्रॉ कर रही हूँ तो उसको थोड़ा एक्सक्यूज कर दीजिएगा अगर गलत हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होगा तो। ये आपका कंबाइंड है, ये आपका स्ट्रैप बीम है, ठीक है, और ये आपका मैट होगा। क्लियर। डेप्थ ऑफ फुटिंग की अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि वन वे शेयर के लिए ये क्रिटिकल सेक्शन है, डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सो इट्स 2 मीटर बाय 2 मीटर। कॉलम का डायमेंशन है आपका 300 बाय 300। डी आपका जो है वन वे शेयर, यानी कि अगर ये आपका 1 मीटर है तो डी आपका 0.85 माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। सो द क्रिटिकल सेक्शन V, पहले तो आपको शेयर फोर्स को डिटरमाइन करना होता है, वो होता है 2 × 1 माइनस 0.15 माइनस डी। अब ये क्या हो गया, ये आपका टोटल 2 मीटर है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस 0.15 माइनस डी। ये 0.15 कहाँ से आ गया, ये 0.85 माइनस डी कैसे हो गया। अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ पे 1 मीटर आएगा, सो ये वो 1 मीटर से आपको 0.15 को आपको जो है इसको हटाना होगा। दैट इज बिकॉज कि आपका जो कॉलम का साइज है वो 300 है, तो वहां से ये आपका सॉरी कॉलम पे नहीं, ये बल्कि आपका कोडल प्रोविजन है कि 300 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ओके, सो इट इज डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, सो इट इज हाफ 0.15 माइनस डी इंटू 225। सो आपका शेयर जो स्ट्रेस है वो आ जाएगा 450 इंटू 0.85 माइनस डी बाई 2d। एज यू 0.25% स्टील, सो टाउ सी आपका 0.36 है इन 25 के लिए, ये तो आपका गिवन है। के अगर 1 इसको किया जाएगा तो टाउ वी इज लेस देन के इंटू टी सी। सो डी आपका आ जाएगा 0.327 मीटर। सो टू वे शेयर की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा अलग होता है। सो वन वे शेयर में D from the face of the column, whereas in case of two way shear, it is the value is D by 2 from the face of the column. Just remember this. Critical section for two way shear is at a distance of D by 2 from the face of the column. So net punching area फिर से आपको कैलकुलेट करना होगा। सो 2/2 माइनस 0.3 प्लस डी स्क्वायर, or it is actually d by 2. Now this is 4 minus 0.3 plus d square into 225. Punching shear is load by perimeter. So punching shear divided by 4 into 0.3 plus d into d. Actually में ये पोर्शन को हम लोग, ये जो पोर्शन है ना इसको इन्वेस्टिगेट करना है आप, ठीक है। So this is the portion. So tau v minus k is tau c should be valid. So tau c is 0.25 root under FCK 1.85 1.18 Newton per millimeter square. So K is 0.5 plus beta, यानी कि +1, Ks is equal to 1. Now tau v is less than K is tau c, hence D is greater than 0.303 meter. Alright. अब अगर फ्लेक्चर की बात करें सो इट इज एट द फेस ऑफ द कॉलम, तो वन वे के लिए डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, टू वे के लिए डी बाई 2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, लेकिन फ्लेक्चर या बेंडिंग के लिए इट इज एट द फेस ऑफ द कॉलम, यानी कि WL² बाई 2 इंटू 2, यानी कि 162.562। सो यहाँ पे आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो MU इज ग्रेटर देन माइनस MU लिमिट। सो ये MU आया है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.36 FCK XU B। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा बी में, D minus 0.42 XU limit. Just put the values, get the value of D 153.51, which is well less than 162 point, that is less than the proper. Okay.
स्टील की कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे कि बीम में क्या था 0.87 FY डी माइनस 0.42 into 0.87 FY by 0.36 FCKB. Just put the values, get the AST as 1328.93 millimeter square. देखिए ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन खुद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर 12 mm की बार्स को कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इज 12, परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड इज 0.194%, पीटी जो होता है ना pi by 4 12 square into 12 by 2000 into 350 into 100.194%, which is less than 0.25% as prescribed in the code. So AST is equal to 0.25 by 100 into 2000 into 350. 1750 millimeter square is the AST. Now if 12 number of bars is provided, so it is 16. 12 mm bars is provided. You have to divide by that pi by 4 into 12 square. The total area divided by pi by 4 into 12 square. So that will give you 15.47, which we will near off to 16. And the reinforcement is greater than 0.12%, then it is okay. And the spacing will be 124.26, right? So spacing should not be greater than 3D. यानी कि 3 into 350 and should not be greater than 300 mm. Hence the spacing is okay because ये दोनों से ही कम है, 124 है, तो बिल्कुल ओके है। बात अगर डेवलपमेंट लेंथ की किया जाए, सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर चेकिंग द डेवलपमेंट इज एट द फेस ऑफ द कॉलम। बिल्कुल फ्लेक्चर की तरह ही है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी फेस ऑफ द कॉलम 0.87 FY5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD, ठीक है। So 0.87 FY5 divided by 4 tau BD यानी कि 41.5 यानी कि 41 into 12 mm 492 mm and length available is 850 greater than 492. Development length requirement formula 1.6 is taken into account of 60% increment of the bond strength in case of HYST bar. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा उससे 60% ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की केस में कंसिडर करना होगा अगर बार आपका HYSD है तो। So proportioning of footing for column and structure is usually supported on a number of columns. ये आप लोगों को मालूम है। Now these columns usually carry a different load depending on their location with respect to structure. Differential settlements are minimized by proportioning the footing for various columns so as to equalize the average bearing pressure. कॉलम एक साथ फेल होगा तो उसका अलग फंक्शनिंग होगा, कॉलम डिफरेंशियली फेल होगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। Each column consists of dead load plus live load. Full live load does not act all the time. Hence dead load plus full live load is not a realistic criterion. So ordinary building के लिए dead load plus 50% of the live load is considered. Okay. So इसके साथ ही साथ हम लोग आज के क्लास को एंड करेंगे। होप कि फुटिंग को समझ में आ गया होगा, डिजाइन ऑफ फुटिंग्स। इसके साथ ही साथ आरसीसी का मेजर पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगले क्लास में कुछ यूनिक टाइप के एलिमेंट्स को डिजाइन करेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।